एक आम आदमी जो बन गया खास, जिसने दिल्ली के विकास में दिया दिल्ली के मुख्यमंत्री का साथ। एबीटी न्यूज के स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता से। बसंत के इस चुनावी मौसम का दिल्ली है केंद्र। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं अभिनेंद्र। हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी, लेकिन चर्चाओं में वो खास हैं। उनसे हम खुद उनका परिचय जानेंगे। सर, आप अपना परिचय दें हमारे दर्शकों को। नमस्कार, मैं दिलीप पांडे और आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं और जिस जगह हम खड़े हैं ये हमारी जन्मभूमि है। मैं यहीं का रहने वाला हूं। तो आम सा ही परिचय है, खास आप लोग बनाते हैं, आम से ही रहना भी चाहते हैं। अभी जो दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं, तो उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, दिल्ली के अंदर चुनावी सरगर्मियाँ एकदम तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं और आम आदमी पार्टी की सरकार में लोगों की आस्था पिछले 5 साल में बढ़ी है। वे तमाम लोग जिन्होंने 2015 में अरविंद केजरीवाल जी को अपना मत दिया था, अपना भरोसा दिया था, उनका तो भरोसा मजबूत हुआ ही है। बहुत सारे नए लोग पार्टी से जुड़ रहे हैं और सभी मिलजुल के एक ही बात कह रहे हैं कि भाई अच्छे बीते 5 साल, लगे रहो केजरीवाल। उनका विश्वास, उनकी आस्था को आगे लेकर आम आदमी पार्टी अपने चुनावी प्रचार में बढ़ रही है और हमें यकीन है कि पिछली बार का भी रिकॉर्ड इस बार दिल्ली की जनता तोड़ेगी। पिछली बार 17 सीटें आई थी, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जनता को धोखा दिया है। उन्होंने वैसे कुछ भी काम नहीं किए जो जनता को फायदा दे सके। देखिए, उनका काम है बेसिर पर के आरोप लगा के और प्रासंगिक बने रहना। हकीकत यह है कि दिल्ली का चुनाव इकलौता ऐसा देश का चुनाव है जो काम के ऊपर होने जा रहा है। आप सोच के बताइए, आपको मिलेगा नहीं कोई एक ऐसा मुख्यमंत्री, ऐसा पार्टी का नेता जो ये कहे कि अगर काम किया हो तो वोट करना, वरना वोट करने की जरूरत नहीं है। ये नई किस्म की सियासत की शुरुआत आम आदमी पार्टी ने करी है। हमने अपने घोषणा पत्र में किए गए सारे वायदे पूरा किए और ऐसा करने वाली हम देश की पहली पॉलिटिकल पार्टी हैं। न सिर्फ हमने अपने मैनिफेस्टो के वायदे पूरे किए, बल्कि हम उसके बियॉन्ड भी गए। बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, नाली, खड़ंजा, सड़क के अलावा हमने अपने घोषणा पत्र में नहीं लिखा था कि 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, वो भी हमने करके दिखाया। हमने नहीं कहा था महिलाओं के लिए बस राइड फ्री करेंगे, वो भी करके दिखाया। हमने नहीं कहा था कि 60 साल के ऊपर के जो बुजुर्ग हैं उनको फ्री में हम तीर्थ यात्रा करवाएंगे, वो भी हमने करके दिखाया। तो घोषणा पत्र के वादों को पूरा करने के साथ साथ हम उसके बियॉन्ड भी गए हैं और यही वो वजह है कि दिल्ली की जनता का भरोसा मजबूत हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, एक बात, और दूसरी बात उनके पास नेतृत्व भी नहीं है। दिल्ली की जनता ने जितने विधायक उनको दिए 2015 में, उससे ज्यादा तो उनके पास मुख्यमंत्री के चेहरे हैं। कुछ दिन पहले गृह मंत्री ने आरोप लगाया था कि सीसीटीवी कैमरे कहाँ लगे हुए हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, उन्होंने आरोप लगाया, उसके बाद पलट के जवाब नहीं दिया, क्योंकि माननीय दिल्ली के जो शिक्षा मंत्री हैं मनीष सिसोदिया जी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उनके इस आरोप का जवाब दिया। माननीय अमित शाह जी सड़कों पे चल रहे थे और दिल्ली के जो सरकारी कैमरे लगे हुए हैं, उन्हीं कैमरों से कैप्चर की गई एक फुटेज हमने दिखा दी। और मुझे लगता है कि वो जो मुहावरा है कि हाथ कंगन को आरती किया, पढ़ लिखे को फारसी किया, वो मुहावरा वहाँ पे सच साबित हुआ। और पलट के फिर उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया, क्योंकि औधे मुंह उनका आरोप गिरा। दिल्ली के अंदर जो लगभग 1.5 लाख कैमरों को लगाने का काम है वो पूरा होने चला है और इसके बाद अब लाइटों का और वाईफाई का काम चल रहा है। महिलाओं के लिए दिल्ली पहले से ज़्यादा सुरक्षित है। डार्क स्पॉट खत्म होने से और सीसीटीवी कैमरों के लग जाने से ये दिल्ली की महिलाएं तो जानती हैं, लेकिन देश के जो गृह मंत्री हैं जिनके अधीन सीधे सीधे दिल्ली की पुलिस आती है, उन्हें इस बात से कोई इत्तेफाक नहीं है, कोई वास्ता नहीं है, कोई राब्ता नहीं है, उन्हें इस बात की बिल्कुल जानकारी नहीं है, तभी ये निराधार आरोप लगा दिए उन्होंने। अभी आप भी नामांकन करने जा रहे हैं, तो आपका प्लान क्या है? आप जनता के लिए क्या करने वाले हैं? देखिए, तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र से मुझे जिम्मेदारी दी गई है और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का विजन है दिल्ली के लिए, वो तिमारपुर में भी लागू हो। और उसके अलावा जो स्थानीय समस्याएं हैं, सीवर सड़क की समस्या हो, चाहे ड्रेनेज की प्रॉब्लम हो, या कुछ जगहों पे जो ट्रैफिक की कंडीशंस है उनको इम्प्रूव करने की बात हो, वहाँ के लोगों के साथ संवाद स्थापित करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय के विजन को लागू करने के साथ साथ स्थानीय समस्याओं पर भी ध्यान देकर उन्हें दूर किया जाएगा। अभी हम जनपद गाजीपुर में मौजूद हैं, जो उत्तर प्रदेश का एक आखिरी जनपद आप कह सकते हैं आता है, जो काफ़ी पिछड़ा हुआ था। लेकिन पिछले 5 सालों में यहाँ के सांसद जो रहे मनोज सिन्हा ने कुछ कार्य किए, यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट के कार्य हुए, लेकिन फिर भी अभी भी गाजीपुर पिछड़ा है। यहाँ के जनप्रतिनिधि शायद यहाँ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, या जो भी कारण हो, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप जैसे दिल्ली का मॉड्यूल, आपने एजुकेशन के ऊपर बहुत अच्छा काम किया है, काफ़ी चर्चाओं में है वो काम आपका,
तो यहाँ पे कैसे ये अप्लाई करना चाहिए? देखिए, इस बात को समझना पड़ेगा कि देश उतना ही आगे होगा जितना आगे प्रदेश होगा, प्रदेश उतना ही आगे होगा जितना आगे उसका एक कोई शहर होगा। बात सिर्फ इतनी सी नहीं है कि एक शहर का विकास हो गया। यह शहर जिस राज्य में आता है उस राज्य के विकास को लेकर इस राज्य में जो नेतृत्व है सत्ता में, उसके पास क्या विजन है, क्या दृष्टिकोण है, क्या खाका है, वो जब तक अधूरा है तब तक हर विकास, गली मोहल्ले का विकास, शहर का विकास, वो अधूरा रहेगा। इस बात को समझना पड़ेगा। हो सकता है यहाँ के जो पिछले सांसद रहे हों, उन्होंने यहाँ की समस्याओं को देखा, परखा, समझा, उसे दूर करने के प्रयास किए हों, लेकिन विकास की समग्रता फिर भी सामने नहीं आ पाएगी तब तक जब तक कि यहाँ का जो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है वो उत्तर प्रदेश को आगे लेकर जाने के लिए उसके पास कोई रूपरेखा नहीं होगी। मैं देख रहा हूँ शिक्षण संस्थानों का हाल वैसे ही बुरा हाल है। दिल्ली, देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर जो अस्पताल हैं उनका भी हाल खराब है। यहाँ जो हेल्थ केयर सोल्यूशंस मिलने चाहिए लोगों को, जो क्वालिटी हेल्थ केयर मिलना चाहिए, जो क्वालिटी एजुकेशन मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। लिहाजा लोग प्राइवेट अस्पतालों में जा रहे हैं और लुट के आ रहे हैं वहाँ से। वही हाल स्कूलों का भी है। तो जो बुनियादी ज़रूरतें हैं वो आप समझिए कि बिजली, पानी के बाद स्कूल, अस्पताल, ये वो बुनियादी ज़रूरतें हैं इनके ऊपर दिल्ली के अंदर फोकस किया गया और दिल्ली पूरी दुनिया में नाम कमा रही है। इस तरह के डेवलपमेंट मॉडल को कई सारे राज्य फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। कई सारे बीजेपी शासित राज्य भी कर रहे हैं और कांग्रेस शासित राज्य भी इसको अडॉप्ट करने की कर रहे हैं। सजेशन है, बाकी तो सब समझदार लोग हैं ही, कि जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उनके ऊपर भी काम किया जाए एक ओवरऑल प्लान के साथ साथ, तब जाके शहर, प्रदेश और देश आगे बढ़ेगा। दिल्ली में आप लोगों ने मोहल्ला क्लिनिक चलाया, काफ़ी सक्सेसफुल रहा। कई लोगों से हमारी बात होती है तो लोग बोलते हैं कि हाँ, मोहल्ला क्लिनिक काफ़ी सक्सेसफुल रहा। वो किस तरह से आप लोगों ने वहाँ पे अप्लाई कराया? देखिए, दिल्ली के अंदर दिक्कत क्या थी कि अस्पताल 3 सरकारें हैं, तो 3 सरकारों के अस्पताल हैं। एमसीडी के अस्पताल अलग हैं, केंद्र सरकार के अस्पताल अलग हैं और दिल्ली की सरकार के अस्पताल अलग हैं। जब हमने अपने हेल्थ केयर सिस्टम को इम्प्रूव किया, वहाँ दवाइयाँ, सभी दवाइयाँ, सारा टेस्ट, सारा इलाज सब कुछ मुफ्त होने लगा, तो वहाँ भीड़ बढ़ने लगी। अब इसका समाधान ये नहीं था कि उनको हटाया जाए। हमारे लिए गर्व की बात है कि लोग आते हैं वहाँ पे इलाज करवाते हैं। फिर दिक्कत ये थी कि सर्दी जुकाम भी हुआ, कोई छोटी बीमारी भी हुई तो सब बड़े अस्पताल चले गए। सोल्यूशन इसका ये हमने निकाला कि हमने दिल्ली में 3 टायर हेल्थ केयर सोल्यूशन इंप्लीमेंट करने पे लगे हुए हैं, जहाँ 2 से 5 किलोमीटर के अंदर एक मोहल्ला क्लिनिक होगा जो सारी मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। सर्दी जुकाम, बुखार, छोटी छोटी बीमारियां, इनको एड्रेस करेगा। 200 किस्म के टेस्ट होंगे वहाँ पे, वो सब एड्रेस करेगा। इससे कोई बड़ी बीमारी हो और स्पेशलिस्ट की जरूरत पड़े तो वो पॉलीक्लिनिक में जाके मिलेगा, और अगर कोई बहुत बड़ी समस्या हो जाए तो अस्पताल जाना पड़े, ऐसी व्यवस्था पे हम काम कर रहे हैं, काम करना शुरू कर दिया है। इस समय दिल्ली के अंदर लगभग 450 मोहल्ला क्लिनिक फंक्शनल हैं। तो ऐसा करके फिर धीरे धीरे हम दिल्ली के अंदर जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हेल्थ केयर सिस्टम हम लागू कर पाएंगे। जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, जब हम अपने जनप्रतिनिधि से कोई बात करते हैं किसी चीज़ को, किसी प्रोजेक्ट को अप्लाई करने की, तो एक मुद्दा आता है, एक प्रॉब्लम आती है बजट की, राजस्व की। तो दिल्ली के अंदर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई? बिल्कुल नहीं। देखिए, मैं आपको बताऊं, दिल्ली की सरकार चलाने की बागडोर जब 2015 में हमें मिली थी तो उस समय दिल्ली का बजट था 30,000 करोड़ रुपए, और उसके पहले बजट के बढ़ने की दर लगभग 1,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष थी। उस हिसाब से अगर देखा जाए, रैखिक समीकरण बनाए तो 30,000 रुपये से आज 5 साल बाद बजट 35,000 करोड़ रुपये होना चाहिए था, लेकिन आज दिल्ली का बजट 60,000 करोड़ रुपये से भी ज़्यादा है। और वो भी तब जब जीएसटी लागू होने के पहले हमने एक भी नए टैक्सेस नहीं लगाए। हमने टैक्सेस नहीं लगाए, प्लस हमने टैक्स स्लैब को रिड्यूस किया, लोगों की परचेज पावर को बढ़ाया, सेविंग्स को बढ़ा के, तो मार्केट में लगभग 30,000 करोड़ रुपये का एक्स्ट्रा इनकम फ्लो हुआ, लिक्विडिटी बढ़ी और अपने आप इकॉनमी इंप्रूव हुई। जहाँ देश की जीडीपी 4.5% है, वहीं दिल्ली की जीडीपी 8.5% है। तो समस्या सिर्फ एक है कि साफ नीयत वाली अगर सरकार हो और वो जनता पे भरोसा करे तो जनता टैक्स देती है, उस टैक्स के पैसे से आप सब कुछ कर सकते हैं। एक आखिरी सवाल, नागरिकता संशोधन कानून, जनता में नाराजगी भी है और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक समर्थन भी दे रहे हैं, आपकी क्या राय है? देखिए, हम पूरा चुनाव जो विधानसभा का है, हमारा फोकस उस चुनाव पे है जो 2020 में फरवरी में 8 तारीख को होना तय हुआ है। और हमारा ये कहना है कि जो दिल्ली का चुनाव है, दिल्ली की पार्टी है, दिल्ली का चुनाव दिल्ली के जनता के हक में किए गए काम के ऊपर होने वाला है। हमने सैद्धांतिक रूप से ये कह दिया है, शुरू से ही कह दिया है कि भाई हम इसके खिलाफ हैं, लेकिन असल बात यह है कि दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, दोनों पार्टियों के पास कोई मुद्दा नहीं है और कोई नेतृत्व नहीं है। इसलिए बार बार वो घूम फिर के जब चर्चा की बात आ रही है तो सी और एनआरसी पे बात करती है। हमने शुरू में कह दिया कि आम आदमी पार्टी
इन प्रिंसिपल से सहमत नहीं है, लेकिन चुनाव को ध्यान में रखते हुए दिल्ली के जो मुद्दे हैं आम आदमी पार्टी उस पर चर्चा करना, उन पर बात करना पसंद करती है और आग्रह भी करती है दिल्ली की जनता से कि जिसने काम किया हो उसके साथ खड़ा होना, ये हमारी जिम्मेदारी, हमारी बारी। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।